हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लॉर्ड सभा के बारे में। और इसमें हम दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़, इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, यानी इसकी भूमिका को हम देखेंगे। फिर इसके स्ट्रक्चर यानी संगठन या कंपोजिशन को देखेंगे कि यह बनती कैसे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके जो फंक्शन हैं, कार्य हैं या शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वे क्या क्या हैं, इन तीन तत्वों को हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि वहाँ जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसमें तीन अंग हैं। उसके तीन अंग हैं, जिसमें पहला अंग क्या होता है, सम्राट होता है। दूसरा अंग हाउस ऑफ कॉमन्स या कॉमन्स सभा, और तीसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लॉर्ड्स सभा। और इस दृष्टिकोण से सम्राट को छोड़ देते हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स को हम बाद में पढ़ेंगे और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये इसका पहला सदन है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहते हैं संसद का दूसरा सदन। लेकिन दूसरा सदन भले कहते हों, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन, सेकेंड हाउस। और दूसरा नाम इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या है, उच्च सदन है। अपर हाउस है और सेकेंड हाउस है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है या लॉर्ड सभा है, यह ब्रिटिश समाज के अभिजात कुलीन तंत्र, जिसको बोलते हैं कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि शुरू में इसमें कौन थे, इसमें सामंत लोग थे, इसमें बिशप हुआ करते थे, और आज भी वे तत्व इसमें विद्यमान है। इसलिए हम कहते हैं कि भले डेमोक्रेसी है वहाँ पे, लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वह परंपरागत रूप से अभिजात या कुलीन तंत्रीय तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी बात आप ये समझेंगे कि जब से हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अस्तित्व हुआ है, यानी जब से हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनी, तब से यह लगातार कायम है। बस एक पॉज आता है 1649 में और यह बना रहता है 59 तक, यानी 11 वर्षों का एक गैप है। जब क्रामवेल, कौन, ओलिवर क्रामवेल के नेतृत्व में वहाँ पे रिपब्लिक स्थापित होती है। जो गृह युद्ध हुआ था, चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई और क्रामवेल के नेतृत्व में वहाँ एक रिपब्लिक स्थापित हुई। और जब रिपब्लिक स्थापित हुई तो हाउस ऑफ लॉर्ड को इन 11 वर्षों के लिए एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जैसे ही क्रामवेल की डेथ हुई और 1660 में राजतंत्र स्थापित हुआ, तो उसके साथ साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी रिस्टोर किया गया। तो ये इसकी भूमिका है। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सदस्य कितने होते हैं और उनकी नियुक्तियां कैसी होती है। तो पहली चीज आप याद रखेंगे कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, यानी यह घटती बढ़ती रहती है। और यदि हम अगस्त 2025 की बात करें, अगस्त 2025 की बात करें, तो इसकी वर्तमान संख्या 830 है। लेकिन यदि आप अगले साल देखेंगे तो हो सकता है कि यह 830 से ज़्यादा हो जाए या 830 से घट जाए। तो यह संख्या अनिश्चित है। दूसरी बात आप कहेंगे कि इसमें दो तरीके के लॉर्ड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पिरिचुअल लॉर्ड्स, आध्यात्मिक लॉर्ड्स, और दूसरे को आप कह सकते हैं लौकिक लॉर्ड्स, यानी स्पिरिचुअल लॉर्ड्स। और स्पिरिचुअल से ही पता चलता है कि इसमें चर्च से जुड़े हुए लोग होते हैं। इसमें बिशप और आर्क बिशप होते हैं, आर्क बिशप और बिशप, और इनकी संख्या फिक्स है। यह संख्या होती है 26। तो 26 क्या होते हैं, स्पिरिचुअल लॉर्ड्स होते हैं, आध्यात्मिक लॉर्ड्स होते हैं। इनको आप दो भागों में बांट सकते हैं।
पहले को आप कह सकते हैं वंशानुगत लॉर्ड्स, और दूसरे को आप कह सकते हैं आजीवन, और इनको बोलते हैं पीयर। क्या बोलते हैं? पीयर, PEER। तो एक होते हैं वंश परंपरा पर नियुक्त किए जाने वाले पीयर, जिनको हम लॉर्ड्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं आजीवन, जिनकी नियुक्ति होती है। और इसमें जो वर्तमान संख्या है वह है 92। इसको भी फिक्स किया गया है। यहाँ ध्यान रखिए कि इसके पहले 1999 से पहले यहाँ पे वंशानुगत जो लॉर्ड्स होते थे उनकी संख्या मोर देन 600 हुआ करती थी। इसीलिए जो टोटल हाउस ऑफ लॉर्ड्स की संख्या थी वह 1200 से ऊपर होती थी। लेकिन 1999 में इसमें चेंज किया गया और जो मैक्सिमम वंशानुगत लॉर्ड्स थे, पीयर थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। अब बचे हैं 92, और अधिकतम जो हैं ये क्या हैं? आजीवन पीयर हैं, जिनको एक प्रकार से इंटरनल इलेक्शन के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त कहिए या मनोनीत किया जाता है। तो मैक्सिमम क्या होते हैं? ये आजीवन पीयर होते हैं। और यदि वर्तमान संख्या 830 में से आप 92 प्लस 26 को घटा दें तो करीब करीब 712 सदस्य क्या हैं? आजीवन पीयर के रूप में है। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि 1958 में एक और सुधार किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और यह सुधार ये है कि अब महिला सदस्य भी इसमें शामिल होती हैं। कब से? 1958 के रिफॉर्म से। इसका मतलब ये हुआ कि 1958 से पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महिला सदस्य नहीं होती थी। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि जो लॉर्ड सभा का कोरम है, कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि एक बैठक करने के लिए, जिसको हम गणपूर्ति बोलते हैं, कोरम, वह सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि यह केवल 3 है। यानी 830 में से यदि 3 सदस्य भी मौजूद हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठक हो सकती है। लेकिन यह सामान्य बैठक होगी। यदि कोई बिल प्रस्तुत किया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में या लोक सदन से आया हुआ है, तो वहाँ कम से कम कितने लोग चाहिए? वहाँ चाहिए 30 लोग। यानी जब बिल पे बात करना हो तो वहाँ 30 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। तो ये है लॉर्ड सभा के संगठन के बारे में कुछ बातें। अब आते हैं इसके पावर और फंक्शन के बारे में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। और इसमें जो पहली चीज़ आप कहेंगे वह है विधायी कार्य या विधायी शक्तियाँ, यानी जो लेजिस्लेशन से जुड़ा हुआ। लेकिन इसके पहले आपको 2 एक्ट याद रखने चाहिए। एक तो पार्लियामेंट एक्ट 1911 और दूसरा पार्लियामेंट एक्ट 1949। इन दोनों ने मिलकर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया। और आज की डेट में लॉर्ड सभा का जो काम है वह यह है कि यह लोक सदन के द्वारा जो विधेयक पारित होते हैं उन पे पुनर्विचार करती है, उनका पुनर्निरीक्षण करती है। इसके अलावा इसके पास कोई ठोस अधिकार नहीं है। तो आइए देखते हैं विधायी शक्तियों में क्या कर सकती है। पहली चीज़ तो ये कि जो सामान्य विधेयक हैं, साधारण विधेयक, ये लोक सदन में भी प्रस्तुत हो सकते हैं और वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी प्रस्तुत हो सकते हैं। ये तो भारत में भी है कि कोई विधेयक, सामान्य विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है और लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लॉर्ड सभा किसी भी विधेयक को 1 वर्ष से अधिक रोक नहीं सकती। यह एक विलंबकारी इसकी शक्ति है। और यदि वह 1 वर्ष से ज़्यादा रोकती है तो यह मान लिया जाएगा कि लोकसभा ने जिस रूप में उस विधेयक को पास किया था उसी रूप में वह सम्राट के पास चला जाएगा। हाँ, यदि कोई संशोधन या कोई सुझाव देती है तो वह दे सकती है, लेकिन उसको मानना या न मानना किसके ऊपर है? वह है लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के
ऊपर है। दूसरी जो शक्ति होती है वह होती है वित्तीय शक्ति, यानी आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई शक्ति। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और भी कमज़ोर है। पहली चीज़ ये कि जैसे साधारण विधेयक जो होते हैं, मैंने पिछले में कहा विधायी शक्तियों में, कि वे किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक पेश नहीं हो सकते। कहाँ? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। दूसरी चीज़ मैंने ये कहा था कि साधारण विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1 वर्ष तक रोक सकता है, और यहाँ पे वह जो विलंबकारी शक्ति है वह है मात्र 1 माह, यानी 1 माह से ज़्यादा हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी वित्त विधेयक को रोक नहीं सकता। यानी इस पे वीटो का तो कोई सवाल होता ही नहीं है, वीटो कर ही नहीं सकता, और न कोई उसमें संशोधन कर सकता है। तीसरी चीज़ है कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्तियाँ। कार्यपालिका के संदर्भ में 2-3 बातें हैं जिसको समझिए। पहली चीज़ तो ये कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से मंत्रिमंडल में लगभग 4 मंत्री लिए जाते हैं। पहला तो ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में। दूसरी बात यह है कि ये अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते, यानी सरकार को यदि हटाने की कोशिश करें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वह हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रति नहीं है। लेकिन ये प्रश्न पूछ सकते हैं और ये सूचना मांग सकते हैं, किससे? मंत्रिमंडल से या कैबिनेट से। और आखिरी जो पावर है उस पावर को आप कह सकते हैं न्याय से जुड़ी हुई शक्तियाँ या न्यायिक शक्तियाँ या न्यायिक कार्य। और इसमें भी एक डेट याद कीजिए, वह है 2009, जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2009 से पहले ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, और जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे वह क्या थे? वह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था, और उसमें जो 9 थे कानूनी लॉर्ड्स हुआ करते थे जो किसी मसले पर विचार करते थे, और उनका जो निर्णय होता था वह अंतिम होता था। उसको केवल और केवल संसद जो है नया कानून बना करके बदल सकती थी। लेकिन 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट आ गया तो वो शक्ति क्या हो गई? खत्म हो गई। तो आज की डेट में आप कह सकते हैं कि जो इनका सेकेंड चैम्बर है, जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कर रहे हैं, वह एक प्रकार से केवल पुनर्निरीक्षण, पुनर्विचार का काम करता है, सुझाव देता है, बहस करता है। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि यह पब्लिक जो ओपिनियन है उसको ज़रूर प्रभावित करता है। भले इसके पास ठोस शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन जो बहस होती है वो मीडिया में आती है, और उससे सरकार भी प्रभावित होती है, जनमत भी बनता और बिगड़ता है। तो यह था हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में कुछ बातें, उसके फंक्शन के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसके संगठन के बारे में। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।